अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZA Academy PK। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो इसमें हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इफ़ एल्स पढ़ी थी, अब एल्स इफ़ पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ। अब हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ये एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या है, जब प्रोग्राम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं लिखता हूँ सबसे पहले इंटीजर डिफ़ाइन करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ स्कोर। अब ये ग्रेड सिस्टम जो नहीं होता कि जैसे हम 90 पे ए ग्रेड हो, फिर 80 पे बी हो, इस तरह 70 सी 60 डी, तो ग्रेडिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं, तो हम उसका प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर मैं कह देता हूँ स्कोर, कुछ भी कह सकते हैं आप। उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर यूअर स्कोर। स्कोर मतलब नंबर जितने हासिल किए हैं। उसके बाद सी इन लगाता हूँ मैं स्कोर पे। अब सबसे पहले मैंने लिखनी है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्कोर यानी जो हमने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, स्कोर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा हो, 100% से, या जो भी आप पैमाना उसको उसका बनाएं। सी आउट में हमें मिले एरर, क्योंकि टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स 100 ही होते हैं ना, उससे ऊपर जो होगा तो हमें सी आउट में एरर दिखाई देगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स इफ़। अब एल्स इफ़, अब यहाँ एल्स नहीं यूज़ करना, एल्स इफ़, नहीं तो हमें दिखाई दे एल्स इफ़ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी 90 से तो बड़े हों लेकिन 100 से छोटे हों, और इन बिटवीन 90 टू 100 हों अगर स्कोर्स या मार्क्स, तो हमें दिखाई दे या सी आउट मिले ग्रेड ए, यानी ए ग्रेड मिले। यहाँ मैं एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, लास्ट में एरर मिलेगा एंड एल। एंड एल। अब इसी तरह फिर हमने एल्स इफ़ यूज़ करना है। एल्स इफ़ अगर ऊपर वाला केस भी नहीं तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो इन बिटवीन हो 90 टू 80, तो हमें सी आउट मिलना चाहिए ग्रेड बी एंड एल। इसी तरह फिर एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो हमें सी आउट मिले सी आउट ग्रेड सी। इसी तरह फिर हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। एल्स इफ स्कोर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 सी आउट मिले ग्रेड डी देन हैंडल। अच्छा, इसके बाद अब हम एल्स इफ अप्लाई करेंगे एक और दफ़ा। उसमें हम स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हमें सी आउट में मिले ग्रेड एफ यानी फेल। और लास्ट में हम एल्स लिखते हैं, यानी मतलब ये कि अगर 0 से भी नीचे यानी नेगेटिव में रकम हो तो जस्ट हमने एल्स लिखना है, क्योंकि ये हमारी अब लास्ट स्टेटमेंट है तो हमने अब एल्स इफ नहीं लिखना। ठीक है, तो एल्स एरर, इस पे भी हमें एरर मिले एंड एल और लास्ट में रिटर्न। तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। डेस्कटॉप पे लिखता हूँ एल एल्स इफ तो यहाँ आ रहा है इंटर स्कोर। अब मैं लिखता हूँ 80 ग्रेड बी। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने स्कोर, क्योंकि हमने इंटीजर्स या वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था स्कोर को, तो मैंने जैसे ही 80 डिक्लेयर किया तो अब 80 जो है इससे कम है 100 से, तो सी आउट में जो है ना हमें एरर नहीं मिलना था, क्योंकि अगर स्कोर ज़्यादा होता 100 से तो एरर मिल जाता। तो ये स्टेटमेंट उसने नहीं प्रिंट आउट की। ठीक है, फिर वो एल्स इस पे गया। इस पे उसने देखा कि जो स्कोर है वो क्या कहते हैं 90 से कम है, तो यहाँ तो ज़्यादा होना चाहिए ना, 100 और 90 के दरमियान होना चाहिए, तब ये आता सी आउट ग्रेड। तो फिर उसने इसको भी प्रिंट आउट नहीं किया, फिर वो नीचे गया, यानी ये एक पैरेलल सीक्वेंस में जाएगा, इन बिटवीन चीज़ों को देखेगा। ठीक है जी, अब हमारी जो रेंज थी वो थी 100 तक, 0 से 100 तक। तो ये 0 से 100 तक सारी जो स्टेटमेंट्स हैं एल्स इफ, ये उस रेंज में टुकड़े टुकड़े बंटी हुई हैं। ठीक है, तो जिस रेंज में जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो हमें प्रिंट आउट करके दिखा देगा। तो फिर नीचे वो जब गया एल्स इफ पे, स्कोर अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हो, तो 80 इक्वल था तो ये वाली स्टेटमेंट उसने प्रिंट आउट कर दी। नीचे उसने देखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ उसको उसका जो है रिज़ल्ट मिल गया। तो उसके बाद अगर अब हम इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, अब मैं लिखता हूँ 110। तो अब देखते हैं, अब देखें एरर आ रहा है। एरर क्यों? क्योंकि हमने जो रेंज स्कोर की मानी हुई है वो है यानी 0 से 100 के दरमियान ही। तो ये तो 110 मैंने पुट किया, तो ये एरर आएगा। इसी तरह हम फिर लास्ट में जो सी आउट था, जो लास्ट में, उसमें यह है कि अगर ये जो ग्रेड एफ से नीचे रेंज हो, यानी 0 से छोटी रकम यानी -1, तो भी हमें वो एरर देगा, क्योंकि वो हमारी रेंज से बाहर है। तो अगर मैं यहाँ कंपाइल एंड रन करता हूँ दोबारा और मैं लिखता हूँ -20, तो फिर एरर। तो ये देखें इन बिटवीन 1 to 100 और हमने टुकड़े टुकड़े करके ग्रेड को तकसीम किया हुआ है, तो इस वजह से जो भी, अब मैं इधर ग्रेड एफ़ के लिए लिखता हूँ जस्ट 50, तो ये 60 की रेंज से नीचे है, तो ये वाला ग्रेड एफ़ हमें शो हो रहा है। तो ये है एल्स इफ़ स्टेटमेंट। एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो रेंज या सीक्वेंस को अगर हमने टुकड़े टुकड़े उसको ग्रेडिंग देनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा, तो जो अगला प्रोग्राम है वो, या अगली जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमने पहले एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या है?
ये जैसा कि हमने पहले एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है, सेम ये एल्स इफ स्टेटमेंट की ही एक अलहदा किस्म है। यानी हम उसी चीज़ को जो हम सीक्वेंस को पैरेलल सीक्वेंस को पहले ग्रेडिंग सिस्टम को जो हमने उसमें उसका प्रोग्राम बनाया था एल्स इफ स्टेटमेंट में, तो इसी तरह ये स्विच स्टेटमेंट भी उसी की एनालॉगी है, समझ लें। तो द स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ द एल्स इफ कंस्ट्रक्ट टू इम्प्लीमेंट अ सीक्वेंस ऑफ पैरेलल अल्टरनेटिव्स। तो सेम वही केस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट्स सेंटेंस इज स्विच। इसमें हम अब जो इसकी बॉडी है, ये सेंटेक्स जो है ये बॉडी को कहते हैं। इसकी बॉडी कैसे होगी? उसकी बॉडी तो थी ना कि हम पहले इफ़ यूज़ करते हैं, फिर रेंज डिफाइन करते हैं, उसके बाद एल्स इफ टुकड़े टुकड़े करते करते जो लास्ट में होगा उसको जस्ट एल्स में लिखेंगे, वो उसकी बॉडी थी। तो इसकी भी बॉडी है। इसके अंदर हमने पहले स्विच के अंदर एक्सप्रेशन लिखना है, स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखना है, और जो जिस अपग्रेडिंग हम बना रहे हैं तो हमने इस एक्सप्रेशन में वो चीज़ लिखनी है। तो उसके बाद हमने केस 1, केस 2, केस 3, जितने भी केसेस हैं, जितने भी रेंजेस बननी है उसकी, हाँ, तो वो हमने लिखनी है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख के हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो हमारा जो है ना प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। तो मैं आगे इसका प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो चले शुरू करते हैं। तो उसी तरह सेम इंट स्कोर, मैं स्कोर इंटीजर यानी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। स्कोर सी आउट एज इट इज इंटर यूर टेस्ट स्कोर, यानी जो नंबर आए हैं वो हमने इंटर करने हैं, यानी मार्क्स। सो उसके बाद हैंडल, उसके बाद मैं सी इन लिखूंगा इस पे, सी इन किस पे लगाना है? स्कोर पे। स्कोर देन अब हमने सेम वही काम करना है जैसे यहाँ हमने देखा है, स्विच एक्सप्रेशन एंड देन केसेस ब्रैकेट्स में लिखने हैं। अब स्विच अब देखें मैंने स्विच लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली इसको ब्लैक कर दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर ये कीवर्ड इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसने कॉल करा दिया उसको। स्विच एंड देन स्कोर ओवर डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब इसके 10 केस बनेंगे, हम 10 के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपने 100 के हिसाब से करना है तो फिर भी 10 केस बना सकते थे आप 10-10 की रेंज का। तो ये आगे आपको समझ आएगी। आगे चलते हैं। स्विच, आगे हमने एक ब्रैकेट यानी ब्रेसेस अप्लाई करनी है इस पर। अब ये कनेक्ट होंगी स्विच वाले एक्सप्रेशन के साथ। तो अब मैं लिखता हूँ केस 10, और हमने यहाँ ये ख्याल रहे कि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना है, जस्ट केस 10 कॉलन। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 10 का मतलब है कि 100, ठीक है जी। तो स्कोर अगर हम 100 रखेंगे तो उस पर हमने 100 से ऊपर वाले में कोई ग्रेड नहीं देना, तो इसको हम एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर हम लिखेंगे केस 9, और इसमें हम लिखेंगे सी आउट यूर ग्रेड इज ए एंड एल। देन इसी तरह केस बनाते जाएंगे। केस 8, यहाँ कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना। सी आउट यूर ग्रेड इज P।
एल। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी हमने यूज़ करनी है, हमने इसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट को भी साथ यूज़ करना है, ब्रेक। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रेक केस 7 सी आउट your grade is C। Case 6 see out your grade is D। उसके बाद अच्छा, अब उसके बाद देखें 6 केस तक हमें ग्रेड मिलने चाहिए डी तक। उसके बाद क्योंकि ग्रेड आगे हमें जो है ना तकरीबन केस 0 पे जाके हमें अगला ग्रेड मिले जो कि एफ है, इन बिटवीन हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केस 5 को ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने केस 10 को रखा था, केस 4 उसको भी ऐसे ही रखेंगे, केस 3 उसको भी ऐसे रखेंगे, केस 2 उसको भी ऐसे ही, और केस 1 उसको भी ऐसे ही। अब केस 0 पे आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सी आउट यूर grade is F and L। तो ये ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट में एक और लिखेंगे कि डिफ़ॉल्ट यानी इससे हट के या इससे नीचे जो केस आए उस पे हमें एरर मिले। उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, गुड बाय। अच्छा, ये जो है ना, अब ये चीज़ क्या है ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट थी, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ ब्लॉक स्टेटमेंट यूज़ की है। ब्लॉक स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है कि वो जो हम जब जो ये बड़ी स्टार्ट की ब्रैकेट है और ये लास्ट वाली, इसके दरमियान इन बिटवीन जितनी भी हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो उसको हम फिर कह देते हैं कि ये ब्लॉक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं ब्लॉक की फॉर्म में। तो यहाँ जस्ट एक ही ब्लॉक स्टेटमेंट है, यानी ये पूरी, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अगर सॉरी यहाँ मैंने स्कोर का एस छोटा लिखा है। सो अब करते हैं इंटर यूर स्कोर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 60 तो योर ग्रेड इज़ डी। तो 60 को जब मैंने 60 यहाँ लिखा है तो 60 पे उसने केस 6 को पकड़ा है, ठीक है, ठीक है जी। यानी ये जो केस 10 है, यानी ये 100 तक, यानी एक केस में 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 60 वाला जो केस था वो यहाँ पे उसने इस स्टेटमेंट को हमें प्रिंट आउट करके दिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर करता हूँ 70 तो अब ग्रेड सी मिला है। तो ये भी वैसे ही है, एल्स इफ
की तरह जैसे वो टुकड़ों में बटे हुए थे ना नंबर्स 10-10 करके जो हमने स्टार्ट में ग्रेडिंग दी थी, तो ये भी इसी तरह ही है। केस 10 पे केस 10 था कि वो 90s और 100 के जो 100 केस 10 में 100 से ऊपर वाले होते हैं, तो इस वजह से वो हमें एरर मिलेगा या वो आउट ऑफ रेंज होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 110 तो एरर मिल रहा है हमें, 110 पे हमें एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि वो इस रेंज में भी नहीं है, क्योंकि केस जो 10 है उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। अब इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 50 तो हमें ग्रेड F मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके 5 से लेके 1 तक ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे इस केस 0 के साथ। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जो 60 से नीचे नंबर होंगे वो 0 तक हमें ग्रेड F ही दें, तो ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। और ये दो कनेक्ट हैं, यानी 100 और 90 वाले आपस में कनेक्ट हैं। और ये केस 10 से ऊपर है, वो है क्या है, वो इस पूरे स्विच स्टेटमेंट की रेंज से ही बाहर है, तो वो हमें ऑलरेडी एरर दे रहा है। और जब हम इससे छोटा करेंगे, यानी इस केस 0 से भी नीचे, तो वो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट को पकड़ लेगा, तो हमें एरर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ -10 करता हूँ तो भी हमें एरर मिल रहा है। और लास्ट में ये गुड बाय इसलिए कि हमने ब्लॉक स्टेटमेंट यूज़ किया इसको, तो इस वजह से ये हमें गुड बाय दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ 40, तो अब हमें गुड बाय वो लिखा नहीं दिखाई देगा। ये ब्लॉक स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है जी। तो इससे लिखे ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो हमारी जो स्विच स्टेटमेंट का जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ तक था। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि हमने सबसे पहले इंटीजर डिफाइन करा है स्कोर। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये वेरिएबल जैसे ही आपने डिक्लेयर किया होगा, फिर जहाँ जहाँ आपने स्कोर लिखे वहाँ आप मार्क्स कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ भी मैं मार्क्स, तो मैं अगर यहाँ 100 रखता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो जवाब में मिलेगा हमें 10। तो 10 ये वाला केस है, और ये दो केस आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स, सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब देखें मैं लिखता हूँ 100, तो हमें मिल रहा ग्रेड है। क्यों? क्योंकि केस 10 में आ रहा है। यहाँ अगर मैं मार्क्स की जगह 100 लिखूँ, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 मीन 10, तो केस 10 और केस 10 और केस 9 आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि 90 और 100 के दरमियान जो नंबर होंगे वो सी आउट हमें प्रिंट आउट करके देंगे जो, तो वो ग्रेड ए होगा। तो इसलिए ये वाला उसने किया, ये दो कनेक्टेड। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे इस 0 वाले केस के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से अगर हम यहाँ 40 लिखते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें आंसर मिलना है 4। तो केस 4 ये है, तो केस 4 इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमें ये F ग्रेड मिलेगा। तो इसी तरह केस 5, अगर यहाँ मैं 50 रखता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें मिलेगा 5। तो केस 5 वो पकड़ेगा। तो केस 5 जो है वो कनेक्ट किसके साथ है? केस 0 के साथ, क्योंकि ऊपर वाले जितने हैं वो इसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह, और फिर अगर इससे नीचे की रेंज में चले जाते हैं, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ -10, तो यहाँ -10 लिखता हूँ, तो -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, तो -1 फिर वो डिफ़ॉल्ट वाला जो है ना एरर हम पकड़ेगा, और वही हमें यहाँ प्रिंट आउट में शो कराएगा। तो ये पूरी बॉडी थी स्विच स्टेटमेंट की, और ये आपस में एल्स जो स्टेटमेंट है वो और ये स्विच स्टेटमेंट ये एक ही चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है वो अब हम देखेंगे कि मैं यहाँ से अगर ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव करता हूँ, एक को पहले करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ कंपाइल एंड रन करता हूँ,
और मैं 85 लिखता हूँ, तो योर ग्रेड इज़ बी। ठीक है, यहाँ ए, लेकिन 90 से ऊपर हमने कह रखा था कि वो ए आए। तो मैं ज़रा दोबारा लिखता हूँ 90। तो अब देखें दो स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट हो रही हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि अब 90 मार्क्स पे तो ग्रेड ए है, लेकिन वो नीचे वाली को भी प्रिंट करके दे रहा है, ग्रेड बी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट ख़त्म की है, तो वो जो नेक्स्ट है उस स्टेटमेंट को भी साथ ही प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ मैं ब्रेक लिखता तो इस कैटेगरी में जो फॉल कर रहा था, मतलब क्या था कि 90 जो था ये केस के हिसाब से वो केस 9 में आ रहा था और 9 केस के अंदर ब्रेक हो गया। लेकिन ये जो जब हमने 90 लिखा और यहाँ से मैंने ब्रेक ख़त्म किया, तो 9 और 8 दोनों में इस ब्रेक के हिसाब से वो देखेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब वो देखेगा तो वो दोनों ही प्रिंट आउट कर देगा। इस केस में भी आ रहा है, मींस ये कि इस केस में भी आ रहा है, तो दोनों ग्रेड प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का ये फ़ायदा है कि आप को एग्जैक्ट वही केस मिलेगा रिक्वायर्ड। अब मैं दोबारा ब्रेक लिख देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं कंपाइल करता हूँ और अब मैं 90 लिखता हूँ। तो अब जस्ट 1 ग्रेड, योर ग्रेड इज़ ए, तो जस्ट वही ग्रेड हमें शो हो रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था कि 90 पे हमें ए मिले, 90 या 90 से ऊपर वाले पे हमें ए मिले। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का लॉजिक था। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम में करैक्टर ऑपरेटर, जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, करैक्टर टाइप ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो करैक्टर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए स्विच स्टेटमेंट में हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब प्लस माइनस वाला फंक्शन यूज़ होगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर बाय यूजिंग करैक्टर ऑपरेटर इन स्विच स्टेटमेंट। तो मैं पहले इंटीजर डिफाइन करता हूँ x एंड y। करैक्टर OP मैं लिखता हूँ, मैंने करैक्टर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं सी आउट लिखता हूँ और मैं पहला वेरिएबल x लिखता हूँ, विच इज़ इक्वल टू सी इन, यानी x किसके बराबर हो, सी इन को यूज़ करेंगे x और क्लोज। अब इसी तरह सी आउट हम y को यूज़ करेंगे, अब एज इट इज़ ये शो होगा। और उसके बाद सी इन y पे भी सी इन अप्लाई करेंगे। अब हम सी आउट लिखेंगे और इधर लिखेंगे हम OP ऑपरेटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड एंड रिमाइंडर। यूज़ करेंगे इनको और फिर मैं लिखता हूँ स्पेस दे के इक्वल टू। अब जौन सा भी हम यूज़ करेंगे वो हम सी इन पे लिखेंगे, सी इन। अब यहाँ मैं OP लिख देता हूँ, सी इन OP। इसका मतलब यह है कि सी इन में कोई भी इनमें से ऑपरेटर मैंने देना है, प्लस माइनस सी। अब इसको जो सी इन में ऑपरेटर्स हमने देने हैं वो अब स्विच स्टेटमेंट में डिफाइन होंगे। कैसे? अब मैं स्विच लिखूंगा, स्विच के अंदर हम लिखते थे एक्सप्रेशन स्विच, और एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे OP जिनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रेसेस लगाऊंगा। अब मैं केस, यहाँ केस लिखेंगे, केस
और करैक्टर ऑपरेटर हम कैसे लिखते होते हैं आपको पता है कि हम इसके लिए जस्ट कॉलम ही यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास डबल नहीं करेंगे, सिंगल उनमें लिखते हैं सॉरी। तो उसके बाद हम लिखेंगे पहला है प्लस तो हम प्लस को यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ केस को क्लोज करूँगा और इसका सी आउट हमें मिले सी आउट x प्लस वाई और साथ में ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक। इसी तरह केस सेकंड केस में मैंने लिखना है, अब यहाँ केस 2 नहीं लिखना, वही ऑपरेटर यूज़ करना है केस के अंदर जो रिक्वायर्ड है। तो सेकंड हम माइनस यूज़ करेंगे इसके अंदर, सी आउट x माइनस 5, तो ये इसको कैलकुलेट कराएगा और ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब केस इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई वाला यूज़ करूँगा, केस क्लोज सी आउट x मल्टीप्लाई बाय y और यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट केस मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड सी आउट x डिवाइडेड बाय y और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। फिर मैं केस लास्ट में रिमाइंडर को यूज़ करूँगा, रिमाइंडर वाला जो ऑपरेटर है उसको x ब्रेक। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब x इज़ इक्वल टू x को मैं 2 रखता हूँ एंड y को मैं रखता हूँ 5। अब देखें उन्होंने सी आउट वैसे ही लिखा गया, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं 5। अब इन पाँचों में से हमने कौन सा यूज़ करना है। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ माइनस वाला तो 3 माइनस 5 तो इक्वल टू मैं इंटर करूँगा तो 3 माइनस 5 माइनस 2 आंसर आ गया। तो ये वही कैलकुलेटर वाला वर्क सेम हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं इसको एक दफ़ा फिर कंपाइल कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 7 8 और अब जो मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगा वो मल्टीप्लाई वाला और इक्वल टू 7 8 आर 56 आ गया आंसर हमारा। तो अब एक दफ़ा फिर मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले हमने इंटीजर डिफाइन किया x एंड y, फिर हमने करैक्टर ऑपरेटर को यूज़ किया। करैक्टर वाले फंक्शन को किस टाइप का डेटा यूज़ करेंगे हम, करैक्टर टाइप डेटा, उसको हमने कॉल कराया, ठीक है। और वो हम आपको पता है लिखते हैं जस्ट कॉमाज में, डबल इन्वर्टेड कॉमाज नहीं सिंगल में। तो इसके बाद हमने करैक्टर ऑपरेटर को जब डिफ़ाइन करा लिया फिर हम लिखेंगे सी आउट x, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल रखे हैं, जितने रखने हैं वो x y z आप पे डिपेंड करता है, फिर उस हिसाब से यहाँ आप इंक्रीज़ करेंगे। तो x फिर सी इन अप्लाई करना है x पे, फिर सी आउट y और फिर सी इन अप्लाई करना है y पे, इनपुट ऑपरेटर को अप्लाई करना है, फिर सी आउट। फिर ये हमने एज इट इज़ इसलिए लिखवाने के लिए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो फिर इधर आगे सी इन में आएगा OP की फॉर्म में, यानी ऑपरेटर करैक्टर ऑपरेटर की फॉर्म में। तो OP को क्या रखा है, तो हमने अगर हाँ करैक्टर यहाँ आप AY अगर लिखते हैं लेट्स सपोज, तो फिर यहाँ भी AY लिखेंगे, यहाँ भी AY। मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आपके अपने ऊपर। अब मैं इसको प्रिंट आउट कराता हूँ। तो अब तो ये देखें, मतलब ये है कि यहाँ जस्ट OP लिखने का मकसद ये है कि कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने करैक्टर और OP वेरिएबल को ऑपरेटर कह दिया, ठीक है, करैक्टर ऑपरेटर। इससे बंदा कंफ्यूज होता है बाज़ दफ़ा कि यार ये OP ही हमने यूज़ करना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इधर कहाँ क्या यूज़ करते हो। जो चीज़ें ब्लैक में हो जाती हैं ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, यानी करैक्टर टाइप डेटा यूज़ हो रहा है, ये इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आपको फिर एरर मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ भी फिर मुझे एक्स वाई करना था, जो मैंने लिखा था ए वाई सॉरी, तो उस हिसाब से फिर ये कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ अगर मैंने ये ऊपर और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ और चीज़ लिखी हुई है, तो फिर ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा। आप देखना एरर दे रहा है, देखें, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने वो चीज़ लिखी नहीं है जो कॉल कराई है, हमने कॉल क्या करा है ओपी। तो ये कुछ लॉजिकल एरर्स हैं जो आ जाते हैं बाज़ दफ़ा कि हमने कहाँ गलती किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखना। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि ये ब्रेक कराने के लिए होती है, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट्स को वो कैलकुलेट कर देता है। तो फिर उसके बाद हमने किया कि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया और ओपी लिखा, फिर केस। अब क्योंकि करैक्टर टाइप डेटा हम यूज़ कर रहे हैं तो केस के अंदर वही चीज़ यूज़ करनी है जो हमने कॉल करा रखी है, करैक्टर टाइप डेटा, तो इधर हम वैसे ही यूज़ करेंगे। करैक्टर को हम लिखते हैं सिंगल कॉमास में, ठीक है। तो उसके बाद सी आउट में हमें x+5 और माइनस में तो x-1, तो इसी तरह फॉरवर्ड चलते जाएंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेटर है। करैक्टर टाइप डेटा को हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए यूज़ करके हम कैलकुलेटर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर करैक्टर ऑपरेटर को यूज़ करा के कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले इंटीजर डिफाइन करवाने x एंड y, फिर मैं लिखता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ x एंड y जो हमने देनी है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। बार बार यही कहता हूँ, जो ब्लू में आता है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद एंड l, अब सी इन अप्लाई करेंगे x पे, सी इन x सेम सी इन y, x और y दोनों पे। उसके बाद हम करैक्टर ऑपरेटर को कॉल करवाएंगे, करैक्टर ओपी, देन सी आउट इंटर ओपी, जो ऑपरेटर हमने इंटर करना है उसको एज इट इज़ दिखाई देगा वो। उसके बाद एंड एल, फिर हमने सी इन अप्लाई करना है इसी ओपी पे और क्लोज। उसके बाद अब हम जो अपनी कौन सी एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ होता है, इफ़ ब्रैकेट के अंदर अब ओपी इज इक्वल, डबल इक्वल लिखना है, डबल असाइनमेंट यानी ऑपरेटर इसको, और फिर इसको हमने अब करैक्टर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ के अंदर कंडीशन आ गई, इक्वल इक्वल का साइन, हमने डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, जस्ट इक्वल नहीं यूज़ करना वरना गलत हो जाएगा, डबल इक्वल का साइन यूज़ करना है। उसके बाद हमने पहले प्लस ऑपरेटर को यूज़ करना है, तो सी आउट हमें क्या मिले, x प्लस y। इसी तरह एल्स इफ, अब एल्स इफ ओपी सेम वैसे ही डबल इक्वल, और क्योंकि करैक्टर ऑपरेटर है तो हम सिंगल कॉमास में लिखेंगे माइनस, उसके बाद सी आउट x माइनस y। इसी तरह एल्स इफ ओपी डबल असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को यूज़ करेंगे, सी आउट x मल्टीप्लाई बाय y। इसके बाद एल्स इफ उसके बाद क्या रह गया, डिवाइड, तो हम ओपी इक्वल इक्वल डिवाइड सी आउट x डिवाइडेड बाय y। और इसके बाद हम लिख देते हैं कि एल्स, अब क्योंकि एल्स इफ आप आगे यूज़ नहीं करना तो एल्स सी आउट एरर, इसके अलावा कुछ भी हो तो वो एरर दिखाई दे हमें, रिटर्न 0।
तो अब अगर मैं कंपाइल करता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स रखता हूँ 3 एंड वाई रखता हूँ 4, इंटर ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करता हूँ मैं, प्लस करता हूँ पहले, तो 3 + 4 7। तो इसी तरह आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस, तो आपका जो है ना कैलकुलेटर ये तैयार है। स्विच स्टेटमेंट स्विच कहता हूँ, एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए और करैक्टर टाइप डेटा को यूज़ करते हुए हमने ये क्या कहते हैं कैलकुलेटर बनाया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। पहले हमने इंटीजर्स डिफ़ाइन किए एक्स एंड वाई, फिर हमने सी आउट में लिखा कि एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ हैं, फिर उन पे सी एन अप्लाई किया, फिर करैक्टर टाइप डेटा को कॉल करवाया हमने 4, ये जो इसने ब्लैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट में इंटर ओपी, अब जहाँ जो भी यहाँ लिखोगे ना फिर आपको कंडीशंस में वही लिखना होगा। फिर यहाँ इंटर ओपी सी इन ओपी, अगर यहाँ मैं कोई और चीज़ लिखता तो फिर वो इधर भी कोई वही चीज़ लिखता जो मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि करैक्टर टाइप डेटा पे ही ये लग रहा है सी इन, ठीक है। तो सी इन इसी पे ही लग रहा है जो इस करैक्टर टाइप डेटा के अंदर हमने लिखा है। उसके बाद इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, अगर ये स्टेटमेंट हो तो सी आउट ये मिले, यानी ये कंडीशन हो, ये एक्सप्रेशन हो, यानी प्लस करवाने वाला ऑपरेटर हमने यूज़ किया हो तो हमें सी आउट में ये चीज़ मिल जाए, नहीं तो ये चीज़ मिले, नहीं तो ये चीज़ मिले, ये नहीं तो फिर ये नहीं, ये नहीं तो फिर ये नहीं, तो वही है तू नहीं तो और सही। तो ऐसे ही ये आगे आगे सीक्वेंस वाइज पैरेलल चलता जाएगा और लास्ट में सी आउट जो है ना, ये सी आउट में लास्ट वाले में जो रखना है हमने वो एल्स, इनके अलावा कोई और ऑपरेटर अगर यूज़ हो तो हमें एरर दे। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ कंपाइल करता हूँ और मैंने क्योंकि इसमें रिमाइंडर को यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ रिमाइंडर को यूज़ करता हूँ तो एरर ही मिलेगा। तो अब देखें रिमाइंडर पे उसने एरर दिया, क्योंकि इस पूरे एल्स इफ में मैंने रिमाइंडर को यूज़ नहीं किया तो एरर मिल रहा है, ठीक है। तो ये था कि हम कैसे बना सकते हैं कैलकुलेटर एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके, करैक्टर टाइप डेटा को भी साथ यूज़ करना है।